हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीसीडी अगेन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था श्रंक स्केल के बारे में। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर क्या होगा कि अगर हम स्केल को ही गलत मेजर कर लें। ठीक है, यानी अब हम एरर्स के ऊपर आ रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे एरर आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही छोटा सा ही पार्ट है ये। यहाँ पर होगा एरर इनकरिंग ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल। रॉन्ग मेजरिंग स्केल यानी स्केल की लेंथ ही हमने गलत अज्यूम कर ली या गलत मेजर कर ली। अब क्या होगा? लेट अस अज्यूम लेट अ मैप इज प्रिपेयर्ड। ये पूरा आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवाइज करोगे तो यही सब आपको समझ में आएगा जो मैं लिखवा रहा हूँ। आप जब इस चीज को पढ़ोगे आपको लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ आपके मन में, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट अ मैप इज प्रिपेयर्ड विद scale of 1:100, but later हमने ये मेजर कर लिया स्केल इज 1:150 इज यूज्ड। ठीक है, ये क्या हुआ कि हमने जो मैप प्रिपेयर किया था वो 1:100 में प्रिपेयर किया था, लेकिन बाद में जब हम रीडिंग कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, हमने ये देख लिया कि हमने जो स्केल यूज किया, जो डायमेंशन निकालने के लिए स्केल यूज किया, वो 1:150 यूज कर लिया। इज यूज टू मेजर द लेंथ। अब क्या क्या एरर आ गया? एरर तो आया, एरर तो कंफर्म आएगा। 1:100 था, अब बाद में 1:150 ले रहे हो। मेजर द लेंथ एंड मेजर्ड 30 मीटर। एक डायमेंशन में देख लो 30 मीटर। तो क्या हुआ ये समझो। स्केल था 1:100, जब आपने मेजरमेंट किया आपने स्केल को अज्यूम किया 1:150 और लेंथ को मेजर किया 30 मीटर। देन करेक्ट लेंथ क्या होगी? करेक्ट तो नहीं है, ये जो 30 मीटर आया करेक्ट लेंथ तो है नहीं। तो करेक्ट लेंथ क्या होगी? बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही ज्यादा बेसिक सा है। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 जो होगा, मेथड नंबर 2 तो हमारा बेसिक यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला से देख लो ये कैसे होगा। करेक्टेड लेंथ इज इक्वल्स टू रॉन्ग स्केल, जो भी आपने यूज किया है, रॉन्ग स्केल अपॉन करेक्ट स्केल जिसमें आपने मैप को बनाया था, करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। ये मेजर्ड लेंथ कौन सी वाली थी? जो आपने रॉन्ग स्केल को यूज करके किया था। रॉन्ग स्केल को यूज करके जो आपने लेंथ मेजर किया वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इस केस के लिए क्या होगा? करेक्ट लेंथ क्या होगी? ये होगी रॉन्ग स्केल कितना था? 1/150। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय करेक्ट स्केल क्या था? 1/100 इनटू मेजरमेंट कितना किया? 30 मीटर आपने मेजरमेंट किया। ये होगा 100/150 into 30, this is 2/3 which is nothing but 20 मीटर। ये देखो बेटा, इतना चेंज आ गया, 10 मीटर का चेंज आ गया। आपकी स्केलिंग थी 1:100, आपने यूज किया मेजरमेंट के टाइम 1:150 और 30 मीटर आपने मेजर किया। कितने का चेंज आ गया? 10 मीटर का चेंज आ गया। जो करेक्ट लेंथ हुई वो आपकी आ गई 20 मीटर। और यहाँ पर ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो जो रॉन्ग स्केल से हमने मेजर किया या फिर जो रॉन्ग आपने मेजरमेंट किया है वही बात है। ठीक है, इतनी बात होगी। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आए? यूजिंग अ मैप स्केल, यूजिंग अ मैप ऑफ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ये आरएफ मैंने दिया, ये इंजीनियरिंग स्केल वाले फॉर्म में दिया है। यहाँ पर हम आरएफ में बात कर रहे थे। क्या चेंज आएगा? कुछ चेंज आएगा भी कि नहीं आएगा? क्यों चेंज आएगा? पहली बात, क्यों चेंज आएगा? आना ही नहीं चाहिए। इंजीनियरिंग स्केल को आरएफ में कन्वर्ट करना तो आता है।
A length over the ground is measured कितना मेजर्ड किया, which is equals to 460, which is equals to 460 meter. Later on it is realized that he used scale 1 centimeter in 15 meter, then find correct length. क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या पूछ रहा है वो समझो कि यहाँ पर जो हमने मैप बनाया वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 मीटर के हिसाब से बनाया, ठीक है। इसी को लेकर आपने एक ग्राउंड पर मेजरमेंट किया 460 सेंटीमीटर का 460 मीटर का, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हम मान तो ये रहे थे, लेकिन हमने असली में कौन सा अज्यूम कर लिया था, 1 सेंटीमीटर इन 15 मीटर। एग्जैक्टली वही चीज लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर करेक्ट लेंथ क्या होगी। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो, फिर आंसर करो। वीडियो को पॉज किया, सोचा, आंसर बताओ कितना हुआ। अब मैच करो। मेथड 1 की बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 1, ये रहा आपका एक कोई मैप। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 मीटर के हिसाब से जो लेंथ है वो 460, ठीक है। ये हम मान रहे थे, ये ऐसा है कुछ, ठीक। यानी कि एक चीज समझो, ये हुआ क्या है, 60 मीटर को मेजर किया 1 सेंटीमीटर में, इस स्केल के हिसाब से, मतलब इस मैप के हिसाब से। यानी कि अगर मैं चेक करूं तो 460 मीटर को कितने में आना चाहिए बेटा, 1/60 इंटू 460, दैट इज इक्वल्स टू कितना है ये 23/5 सेंटीमीटर का। यानी कि अगर आप चेक करोगे कि इसका मेजरमेंट लोगे तो वो 23/5 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा, ठीक है। ये किसके हिसाब से आ गया, ये तो ये इसके हिसाब से आ गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 60 मीटर, बट द स्केल was 1 सेंटीमीटर फॉर 15 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 15 मीटर आता है ना। ये हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान से, he used scale 1 सेंटीमीटर in 15 मीटर। ये हमने क्या किया, कुछ भी किया हो, उसने मेजरमेंट किसी में भी किया हो, जो ग्राउंड में मेजरमेंट किया उसके हिसाब से 2 पॉइंट का मेजरमेंट देखा 460 मीटर, कितने में आ रहा है मैप में, वो आ रहा है 23/5 सेंटीमीटर में। लेकिन बाद में पता चला स्केलिंग कुछ और थी, तो हमें क्या दिक्कत है, तो आपने यहाँ ऐसे लिख दिया 23/5 सेंटीमीटर कितने में होगा, बस मल्टीप्लाई कर दो बिना सोचे समझे, आंसर आ गया 115 मीटर। ये आपका आंसर है, ये है करेक्ट लेंथ, दिस इज आवर करेक्ट लेंथ। अब इसे फॉर्मूले से देखो कैसे आएगा। थोड़ा सा फील कम है तो वीडियो को आप वापस करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मेथड नंबर 2, करेक्ट लेंथ की उसका फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट लेंथ विल बी इक्वल्स टू रॉन्ग स्केल अपॉन एक्चुअल स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। यहाँ देखो सीधी बात आ जाएगी, रॉन्ग स्केल कितना, अरे रॉन्ग स्केल है 1/60, क्यों रॉन्ग है, एक्चुअल में कितना था, जो उसने मेजरमेंट किया वो तो इतना था, रॉन्ग स्केल हुआ 1/60, एक्चुअल स्केल कितना हुआ 1/15, मेजर्ड लेंथ कितनी है 460, तो कितना आया 115 ही आया आंसर। चेक करो, आपको इस क्वेश्चन में यही समझना था कि रॉन्ग स्केल क्या है, रॉन्ग स्केल क्या है, ये सब कर दिया। डन हो गई यहाँ इतनी सी बात क्लियर।
अब चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, लीनियर मेजरमेंट। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, ये लीनियर मेजरमेंट क्या है? लीनियर मेजरमेंट क्या है? यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट पहले समझ लो, हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, वैसे नाम पढ़ के समझ में तो आ रहा है, यानी हमें क्या करना है, लीनियर कैलकुलेशन करना है। लीनियर डिस्टेंस की आपको मेजरमेंट करना है, बेसिक कैलकुलेशन करना है। ठीक, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स। पहला टाइप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे मैं सब चीज के बारे में बताऊंगा। अभी इनिशियली आप समझ लो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट हम करते किससे हैं। ये आप करोगे टेकोमीटर से, टेकोमीटर से करोगे, या फिर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट टेप या चेन से भी करते हैं। ठीक है, टेप या चेन से भी आप कर सकते हो। सेकंड, या फिर यहाँ पर और भी चीजों से कर सकते हैं। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट है, आप ये ईडीएम से भी कर सकते हो। ईडीएम के बारे में हम पहले थोड़ा सा कुछ देख चुके हैं। ईडीएम्स का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ये मेजरमेंट, ये एक क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके किसका यूज करते हैं हम यहाँ? इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करते हैं, यानी डिवाइसेस का यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? माइक्रोवेव्स का यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव्स का आप यहाँ यूज कर सकते हो। माइक्रोवेव्स अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर उस मेथड को या उस डिवाइस को हम बोलेंगे, उस डिवाइस को हम बोलेंगे टेल्यूरोमीटर। नेक्स्ट, माइक्रोवेव्स का आपने यूज कर लिया। अगर आप यहाँ पर लाइट वेव्स यूज करते हो, लाइट वेव्स यूज करेंगे, या फिर विजिबल वेव्स भी बोल दो। विजिबल वेव्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन से इंस्ट्रूमेंट में आएगा? उसे हम कहेंगे जियोडियोमीटर। जियोडियोमीटर। व्हाट नेक्स्ट? इंफ्रारेड रेज, आप ये भी यूज कर सकते हो। इंफ्रारेड रेज अगर आप यूज करते हो तो उसे हम कहेंगे डिस्टोमैट। डिस्टोमैट, ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं। ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट में अगर आप टेकोमेट्री, टेप टेप और चेन या ईडीएम में बात करो, तो ईडीएम वाली जो चीजें होती हैं, ये मोस्ट प्रिसाइज मेथड होती है। मोस्ट प्रिसाइज मेथड कौन सी होती है? ईडीएम का यूज करके। डन, डन। सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल एंगल भी आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल एंगल की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर कर सकते हो आप? मैग्नेटिक कंपास से मेजर कर सकते हो। मैग्नेटिक कंपास से आप मेजर कर सकते हो, या फिर थोडोलाइट से कर सकते हो। थोडोलाइट से भी कर सकते हो, या फिर टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन, ये भी एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस भी तो आता है। वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट, वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट किससे करोगे? टेकोमीटर से कर सकते हो आप। टेकोमीटर से करो, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। या लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से करो, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से करो।
ठीक है, यहाँ पर हम किससे करेंगे, डंपी लेवल से आप मेजर करोगे। ये सब क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये सिर्फ इनिशियल स्टेज के लिए है कि अगर आपको याद करना हो, कोई आपसे पूछे तो आप बता तो सकते हो कि ये ऐसा ऐसा होता है। धीरे धीरे हम सब चीज़ पढ़ लेंगे, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, मैग्नेटिक कंपास, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, टेकोमेट्री, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब पढ़ेंगे हम। वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट आ गया, फिर आ जाएगा वर्टिकल एंगल मेजरमेंट। यहाँ पर होता है एक सेक्टेंट, सेक्सटेंट हो गया, डीनोमीटर करके एक होता है इंस्ट्रूमेंट, डीनोमीटर, और थोडोलाइट से तो हम कर ही लेंगे, थोडोलाइट से तो आप कर ही लोगे। यहाँ पर भी हम सेक्सटेंट से कर सकते हैं मेजर, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की बात हो गई। यानी लीनियर मेजरमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, यही सब चीजें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ोगे आप, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, किस चीज से मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर करोगे, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करोगे। चलो अब आ जाते हैं चीजों पे। यहां हमें पढ़ना है चेन सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग। बट चेन सर्वेइंग का मतलब क्या हो गया, चेन सर्वेइंग, चेन का यूज हम कहाँ करते थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट में हम चेन या टेप का यूज करते हैं। यानी अब हमें वो वाला सर्वे करना है जहां पर चेन हमें यूज करना है। सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, सिर्फ मैं यहाँ पर बताऊंगा कितने टाइप्स की चेन्स होती है, कौन कौन सी काम की है, क्या क्या पूछा जाता है, यही सब हम बात करने वाले हैं। ठीक, अब लीनियर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए द मोस्ट कॉमन मेथड इज चेन सर्वेइंग मेथड, है ना। यानी हम चेन का यूज करके लीनियर मेजरमेंट करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड इज चेनिंग। अब चेनिंग का मतलब क्या होता है, इट इज एन ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन named it is an operation named irrespective of named irrespective of whether a chain और टेप इज यूज। देखो अभी तक हम समझ रहे थे कि नाम यहाँ चेन का यूज कर रहे हैं तो हमने क्या बोल दिया, चेन सर्विंग बोल दिया। तो हाँ, चेन सर्विंग ठीक है, यानी यहाँ पर चेन सर्विंग में आपको जो सर्विंग करना है वो चेनिंग करना है। अब चेनिंग का नाम इसीलिए नहीं रखा है कि यहाँ चेन यूज करते हैं, यहाँ पर आप टेप भी यूज करोगे तो भी हम उसको चेनिंग ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, यानी चेन और टेप। तो अब बार बार मैं चेन 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 कर रहा हूँ, तो अब पढ़ लेते हैं चेन में कितने टाइप हैं। चेन में कितने टाइप है, यहाँ आप समझोगे चेन के टाइप्स। यहाँ पर सबसे आप पहले पढ़ोगे गंटर्स, गंटर्स चेन। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग चेन, सॉरी इंजीनियर्स चेन, इंजीनियर्स चेन। इंजीनियरिंग में तो सभी यूज करेंगे ना, इंजीनियर्स chain। What next? It is metric chain, metric chain। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे रेवेन्यू चेन। कुछ कुछ बातें देख लेते हैं, कुछ कुछ बातें देख लेते हैं। गंटर्स चेन में, ये गंटर्स चेन की लेंथ कितनी होती है, ये 66 फिट के अप्रॉक्स होती है। और 66 फिट को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे इट इज 20.12 मीटर। और इस गंटर्स चेन में कितने लिंक्स होते हैं, लिंक्स का क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा।
ये यहाँ पर 100 लिंक्स होती हैं, और अगर मैं बात करूं तो एक लिंक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.66 फीट ईच लिंक। ईच लिंक की लेंथ कितनी होगी, 0.66 फीट। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ हम करते हैं, कन्वीनियंट व्हेन measured in miles और फरलॉन्ग्स। ये भी एक मेजरमेंट होता है, यूनिट होती है। माइल्स भी एक यूनिट होती है, फरलॉन्ग्स भी एक यूनिट होती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं ये लिखवा दे रहा हूँ। अभी मैं आगे आपको मेजरमेंट करना भी बताऊंगा, यूनिट कन्वर्शन भी बता दूंगा। यहाँ पर इंजीनियर्स चेन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है 100 फीट, विच इज इक्वल्स टू 30.48 मीटर। 100 लिंक्स होती हैं, इसमें भी 100 लिंक्स होती हैं, और ईच लिंक की लेंथ 1 फीट के बराबर होती है, 1 फीट ईच। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन लिख रहा हूँ। एट एवरी 10 फीट at every 10 feet a brass tag is used, a brass tag is used। ठीक है, यहाँ पर नॉर्च होता है, नॉर्च। यहाँ आप छोटे छोटे चीजें लिख लो कि हमें यहाँ पे नॉर्चेस किए जाते हैं। नॉर्चेस क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। फिर नेक्स्ट, 10 फीट के बाद एक ब्रास टैग लगेगा। अगर 50 लिंक्स हो जाती हैं, 50 लिंक टैग इज सर्कुलर, सर्कुलर शेप का होता है, विदाउट एनी नॉर्च, विदाउट एनी नॉर्च। नॉर्च क्या होता है, ये बार बार नाम आ रहा है नॉर्च, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। नॉर्च क्या होता है, बार बार आ रहा है नॉर्च। रेवेन्यू चेंज की बात कर लो, 33 फीट लॉन्ग होता है ये। यहाँ चेन नहीं लिखा, लिख देते हैं चेन। 33 फीट लॉन्ग हुआ, और यहाँ पर 16 लिंक्स होती हैं, 16 लिंक्स। यहाँ मैं बात करूँ तो 33/16 फीट की एक चेन होती है, विच इज 62.87 सेंटीमीटर। ये मेट्रिक चेन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं पूरी चीज। तो आप पहले इसको लिख लो, ये लो लिखो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा लिख लो। यहाँ तक पूरी बात हो गई हमारी। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, चेन सर्वेइंग की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम समझेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव समझना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव समझो। ऑब्जेक्टिव क्या होगा चेन सर्वेइंग का, अगर देखो आपको किसी प्लान को बनाना है या प्लान का सर्वे करना है, बेटा आप क्या करोगे, जो आपका प्लान बनेगा, मान लो ये रहा आपका प्लान, इन प्लान को क्या करोगे आप, इस पूरे आउटलाइन का आप मेजरमेंट करोगे। इसी को तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट। इसी प्लान को आप मेजर करोगे। ठीक है, तो यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, टू मेक प्लान ऑफ एरिया टू बी सर्वेड बाय मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स। हो गया इसका ऑब्जेक्टिव, टू मेक प्लान ऑफ एरिया, प्लान ऑफ एरिया दैट टू बी सर्वेड, सर्वेड कैसे करोगे सर्वे आप, बाय मेजरिंग, बाय मेजरिंग डिस्टेंस between distance of two different points, two different points। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझो चीजों को कि कैसे करेंगे, क्या क्या इसमें टर्मिनोलॉजी यूज करोगे आप, क्या क्या होता है। इसमें आएगा मेन स्टेशन, आएगा सर्वेइंग लाइन, आएगा मेन लाइन जिसे हम कहते हैं, और टाई स्टेशन आएंगे, बेस लाइन आएंगे। ये सब क्या है इसके आप समझो। एक ऐसे बना लो, कुछ भी रफ स्केच बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपने बना लिया। फिर नेक्स्ट, अब एक क्या करो, थोड़ा सा बाउंड्री बना लो, बाउंड्रीज बना लो।
बना लेते हैं बाउंड्रीज। ये कुछ हमारी बाउंड्रीज बनने वाली हैं, ये हमने बाउंड्रीज बना ली। ठीक है, जो एक्स्ट्रा था उसे हम रब कर देते हैं। आप लोग तो नहीं कर पाओगे, आप लोग इसको देख लो फिर बना लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ स्टेशंस बना रहा हूँ, यानी कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ। दिस इज बी, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी एच, दिस बी एच, दिस इज समवट लाइक जी, इसे जी मान लो, एच जी ई मान लो इसे, और एफ मान लेते हैं इसे, और अभी तो सी और डी भी बचा है ना, तो आप किसी को भी ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ एफ ले लो, यहाँ पर आप सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे आप डी ले लो, कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कहीं भी जो इच्छा हो वो बना दो। अब क्या करो, इसे ना थोड़ा सा ज्वाइन कर दो, इसे आप ज्वाइन कर दो। अब बी ई को भी आप ज्वाइन कर दो, बी ई को भी आप ज्वाइन कर दो, और एफ और जी को भी आप ज्वाइन कर दो। जरूरी नहीं है सेम ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, कोई नेसेसिटी नहीं है, आप बना दो ऐसे ही। ये आपने बना दिया, और कुछ बचा है, एक यहाँ छोटा सा काम करो, कुछ ऐसा ऐसा बना दो। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये जो येलो कलर का बनाया है ये है हमारा पॉन्ड। ठीक, कुछ पॉन्ड है वो हमने बना दिया। चलो अब आगे समझो, इसमें जो हमें टर्म यूज करने हैं, जो टर्म आते हैं, उसका पहला टर्म होगा मेन स्टेशन। मेन स्टेशन का क्या मतलब होता है? चेन सर्वेइंग जब भी आप करोगे, आपको एक डिजायर्ड एरिया जो भी आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप प्लॉट करते हो मेन स्टेशन को। ये मेन स्टेशन क्या होता है? मेन स्टेशंस आर, मेन स्टेशंस आर मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स to divide the area, divide the area, or we say command, we say command the boundaries, command the boundaries of survey। बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन है, आपको पढ़ के ही समझ में आएगा कि मेन स्टेशन का काम क्या होता है। ऐसा समझ लो कि जो मेन स्टेशन होते हैं वो मेन कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, है ना, मेन कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग या जिन्हें हम ज्वाइन करेंगे, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको एरिया सर्वे करना है उसकी आप बाउंड्रीज के बारे में बता सकते हो। दिस इज कमांड, कमांड डी डी, कमांड द बाउंड्रीज ऑफ सर्वे। ठीक है, अब जनरली जो मेन स्टेशन होते हैं, जब भी आप किसी एरिया को सर्वे करोगे, एक फील्ड बुक बनानी होती है, तो फील्ड बुक में जो प्लॉटिंग होती है, तो जब आप प्लॉटिंग करोगे तो जो मेन स्टेशन होता है उसे आप कैपिटल अल्फाबेट में डिनोट करते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिनोटेड बाय कैपिटल ए बी सी डी डॉट 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 एक्सेट्रा, है ना, कैपिटल लेटर्स में आप डिनोट करोगे। यहाँ पर फिर आ जाएगा दूसरा जो टर्म हम यूज करेंगे, मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन और मेन लाइन, मेन लाइन, ये समझो। ये मेन सर्वे लाइन और मेन लाइन क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है, जो भी मेन स्टेशन हैं उन्हें अगर आप ज्वाइन करते हो तो उन लाइंस को हम बोलते हैं क्या? मेन लाइंस। लाइन ज्वाइनिंग टू मेन स्टेशन, टू मेन stations। Third is tie stations or subsidiary stations
इनका मतलब क्या हुआ, इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेशंस, इंटरमीडिएट स्टेशंस ऑन सर्वे लाइन, ऑन सर्वे या फिर मेन लाइन, मेन लाइन बिटवीन टू मेन स्टेशंस। तो यहाँ पर देखो, ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस ऊपर वाले डायग्राम में आप मुझे देख के बताओ कि दो मेन स्टेशन के बीच में, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो मेन स्टेशन में मानता हूँ वो कितने हैं, ए बी सी डी को मैं मान लेता हूँ, उन्हें थोड़ा सा अलग से डिनोट कर देते हैं ब्लू कलर से। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी। इन्हें मैं क्या कर रहा हूँ, मेन स्टेशन मान लेता हूँ। तो मुझे बताओ कि अब इंटरमीडिएट स्टेशन यानी टाई स्टेशन कौन से होंगे, टाई स्टेशन कौन से होंगे, और आगे लिखते जाओ, बिटवीन टू मेन स्टेशंस हेल्पफुल हेल्पफुल इन लोकेटिंग लोकेटिंग इंटीरियर डिटेल्स, इंटीरियर डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ एरिया and denoted by small a b c etc। ठीक है, अब मैं यहाँ डिनोट करता हूँ, इसे मैं येलो कलर से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ देखो कौन कौन से हम किसी भी दो मेन स्टेशन के बीच में आप बना दो। मान लो यहाँ पर मैंने बना दिया, दिस इज ए, स्मॉल से डिनोट कर रहा हूँ, और आप बना दो यहाँ पर दिस इज सी ले लो, बी जहाँ लेना हो वहाँ ले लो, फिर यहाँ पर छोटा सा डी ले लो। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो गया, डन। नेक्स्ट इज बेस लाइन। ये बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन का मतलब होता है जो लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जनरली बेस लाइन होता है। ये बेस लाइन का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो भी एरिया जिसका हमें सर्वे करना होता है उसे ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, या इक्वल कहूँ या फिर नहीं भी करूँ, आप ऐसा समझ लो जो भी आपका टोटल एरिया है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। द लॉन्गेस्ट, लिख लेते हैं इसे, द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन, longest main survey line which almost, almost इसे लिखा है almost कि हो सकता है इक्वल हो या फिर आसपास हो, almost divides the area into two parts, two parts। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इस बारे में क्यों लिख रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर लिख लो इम्पोर्टेंस क्या है इसका। इम्पोर्टेंस ये है, ये पूछा गया है कि बेस लाइन का काम क्या होता है। ये बेस लाइन होता है, it determines the direction of all other सर्वे लाइंस। यानी आपको जिस डायरेक्शन में बाकी जितने भी सर्वे लाइन है उन्हें प्लॉट करना है, या फिर जो भी आपका डायरेक्शन ऑफ सर्वे होगा, वो सभी चीज किससे पता चल जाएगा, बेस लाइन से पता चल जाएगा। विच इज जो डायरेक्शन होती है किसी भी सर्वे लाइन की, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ये बात हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट देख लो। फिफ्थ पॉइंट होगा चेक लाइंस, चेक लाइंस जिसे हम प्रूफ लाइन भी कहते हैं, प्रूफ लाइंस। any line any line which is used to check
which is used to check accuracy for survey work, for सर्वे वर्क, कि जो भी हम सर्वे कर रहे हैं उसकी अगर एक्यूरेसी चेक करनी हो तो हम सर्वे लाइन को प्लॉट करेंगे, उससे हम पूरी चीज मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक बात लिख लो कि मेजर्ड लेंथ ऑफ चेक लाइन, जो आप चेक लाइन का मेजरमेंट करोगे उससे बराबर आना चाहिए कंप्यूटेड लेंथ। ठीक, ये हो गई बात क्लियर। अब ऑफसेट की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हमें इसके बारे में पढ़ना भी है। ऑफसेट क्या हुआ? इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वे लाइन it may be perpendicular और oblique। परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 डिग्री हो गया, ऑब्लिक का मतलब हो गया कि एट एनी एंगल अदर देन 90 को तो हम यूज कर चुके हैं। अब यहाँ देखो ऑफसेट कहाँ है, यहाँ पर ऑफसेट तो हमने बनाया नहीं, ऑफसेट आप बना लो। ऑफसेट होगा यहाँ पर किसी भी कोई भी, अगर जैसे मान लो कि अगर ये एरिया है, इस एरिया में एक पॉइंट आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये रहा वो पॉइंट। अगर इस पॉइंट की आपको मेजरमेंट करना है कि इस सर्वे लाइन से कितना दूर है या क्या है, तो हम यहाँ पर ऑफसेट बनाते हैं। दिस इज आवर ऑफसेट, दिस इज आवर बेस लाइन, ये आपकी बेस लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी एफ जी, इसे हम कहेंगे दिस इज आवर चेक लाइन। इस चेक लाइन की मेजरमेंट करेंगे, इस चेक लाइन की मेजरमेंट और जो हम लोग कंप्यूट कर रहे थे, जो आपने मेजर किया है, ठीक है, वो अगर सेम आती है तो हमारा काम सही चल रहा है। ठीक, चलो ये हो गई पूरी बात। नेक्स्ट, हो गया इतना, ऑफसेट की डेफिनेशन भी हो गई। ये सब जो यहाँ पर टर्म यूज होने वाली है इस पूरे चैप्टर में यूज होगी, उसके बारे में हमने जान लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर चेन सर्वेइंग में टेप और चेन के अलावा और क्या क्या एसेसरीज हम लोग यूज करते हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो पूछे गए एग्जाम में या पूछ सकते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एसेसरीज फॉर चेनिंग, ये कॉलेज के एग्जाम में भी कभी कभी काम आता है, जब आपका वाइवा होता है तब भी आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ कि पैग क्या होता है, एरो क्या होता है, रेंजिंग रॉड्स क्या होते हैं। ठीक, यहाँ लिख लो अदर देन टेप और चेन। टेप और चेन तो आपको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि मेजरमेंट करना है। और क्या क्या किस किस का यूज करेंगे हम, पहला तो आप लिखोगे यहाँ पर पैग, दूसरा वाला पैग है। ठीक, इट इज यूज टू मार्क definite points on grounds, either those point can be temporary or semi permanent। ठीक है, कैसा दिखता है ये वुडन का होता है ना, हार्ड टिम्बर का बनाया जाता है, सब मैं लिखवा रहा हूँ अभी। वुडन का होता है, ये हमने उसका क्या बना दिया, प्लान बना दिया। देखो यहाँ पर
ये कुछ ऐसा दिखता है। इसकी अगर मेजरमेंट की अगर हम बात करें, इट इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 50 सेंटीमीटर। और ये जो मेजरमेंट होता है ये 2.5 और 3 सेंटीमीटर लिया जाता है। किसका बनाया जाता है बेटा? ये हार्ड टिम्बर का बनाया जाता है ना। जनरली हम हार्ड टिम्बर वाला पैग यूज करते हैं। इट इज वुडन पैग। ठीक। अगर मान लो, क्या हर बार हम लोग हार्ड टिम्बर यूज करेंगे? अगर मान लो कुछ और जो सरफेस कंडीशन है ग्राउंड की कुछ और हो, फिर क्या यूज करेंगे? तो वो भी बात आपको मैं लिखवा देता हूँ कि फॉर वेरी हार्ड स्ट्रेटम instead of wooden peg wooden peg steel dowels are used। ठीक है, जो हम स्टील डॉवेल्स यूज करेंगे उसका जो हम डायमीटर कंसीडर करते हैं, जो लिया जाता है, इट इज 10 mm। ये सब बातें आप लिख लो, पूछ ले तो बता देना, नहीं पूछे तो दिमाग में रख लो। कोई हानिकारक चीज थोड़ी है जो अगर आप दिमाग में रख लोगे तो जहर फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इट इज एरो। एरो के बारे में बात कर लेते हैं। एरो क्या है? एरो का यूज क्या होता है? इट इज यूज टू मार्क द एंड एंड्स ऑफ ईच चेन, है ना। जब भी आप चेन से मेजरमेंट करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट बहुत ज्यादा है, चेन तो छोटा सा ही है, तो जो चेन का जो एंड होगा उसे आप एरो से मार्क करोगे। एरो का स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ ऐसा होता है ना। ये रफ डायग्राम है तो रफ जैसा ही बनेगा। लेकिन समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ये आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो अगर मैं बात करूँ कि इधर जो है लास्ट में डायमीटर की बात करूँ, इट इज 4 mm। 4 mm डायमीटर बहुत छोटा होता है। ठीक है, अगर मैं इसे कंप्लीट सर्कल तो है ही, इस वाले मेजरमेंट की बात करूँ, यानी ये जो रेडियस की अगर मैं बात करता हूँ, तो इट इज 25 mm। 25 mm। पूरी लेंथ की अगर मैं बात करूँ, इट इज अप्रॉक्स 400 mm। फिर यहाँ से यहाँ तक लास्ट में जो आपको ये पॉइंटेड चीज दिख रही है, लास्ट में जो ये जो पॉइंटेड चीज दिख रही है, इसकी मेजरमेंट होती है 15 mm। 15 mm होता है। और किसी एक एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, या आईएएस के इंटरव्यू में पूछ ले, या किसी स्टेट सर्विसेज के इंटरव्यू में पूछ ले कि एरोस के लिए हम आईएस कोड कौन सा यूज करते हैं, तो 1842। ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, इंटरव्यू में ही पूछ सकता है ना। याद रखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता इंटरव्यू के सभी क्वेश्चन आप बता दो। ठीक है, अगर छोटी सी बात आपको याद रहे, अगर उन्होंने पूछा तो आप बता सकते हो बिल्कुल। थर्ड चीज थर्ड चीज हम लोग देख लेते हैं, रेंजिंग रॉड की बात कर लेते हैं। रेंजिंग रॉड्स होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लैग पोल्स भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड फ्लैग पोल्स। दिस इज फ्लैग पोल्स। यानी रेंजिंग रॉड्स जो होती है उनके ऊपर साइड हम लोग फ्लैग भी लगा सकते हैं, या फिर इसे हम लाइनिंग रॉड्स भी कहते हैं। लाइनिंग रॉड्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइनिंग रॉड्स। ठीक है, इसका भी आईएस कोड लिख लो भाई, इसका भी आईएस कोड। सब चीज के लिए कुछ ना कुछ आईएस कोड बना हुआ है, जो पूछे गए हैं या कभी पूछे जाते थे उनके बारे में आपको बता देता हूँ। आई एस 2288 यूज किया जाता है। अब किस लिए इसको यूज करते हैं हम रेंजिंग रॉड को? यूज फॉर मार्किंग यूज फॉर मार्किंग अ पॉइंट in in such a way that the position that
the position of a point at a position of a point can be clearly and exactly seen from distance away। कुछ दूरी के डिस्टेंस से आपको अच्छी तरह से दिख जाए कि जिस जो पॉइंट हमें मेजर करना है वो कितना दूर है, कहाँ पर है। या अगर मैं ऐसे बात करूँ डिस्टेंस पॉइंट, या फिर उसे मैं कह दूं इंटरमीडिएट पॉइंट। कभी कभी हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ना, जो हम चेन की मेजर जो लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं या आड़ा तिरछा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप रेंजिंग रॉड की हेल्प से कर सकते हो। इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू और मोर चेन लेंथ। कैसा दिखता है ये ऐसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर इसके ऊपर एक फ्लैग लगा दो, फ्लैग लगा दो। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जनरली कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। रेड और वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, रेड और वाइट कलर के अल्टरनेट स्ट्रिप्स होती हैं। तो रेड तो है ही, मैं वाइट भी कर दूंगा। रेड तो है ही, तो ये मैंने रेड्स पहले बना दिए और फिर मैं वाइट बना देता हूँ। दिस इज माय वाइट। यहाँ भी वाइट, इधर भी वाइट, आगे भी वाइट। इधर इसको क्यों मिस कर रहे हैं हम, इधर भी कर दो। अरे फ्लैग को रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लैग कोई भी कलर का हो सकता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हर ये स्ट्रिप लेंथ जो है सब डिफाइंड है, ये स्ट्रिप लेंथ कितना होता है, ये 200 mm के अप्रॉक्स होता है। 200 mm की बात करूं, और जो अगर मैं बात करूं कि ये जो रेंजिंग रॉड होती है इसकी लेंथ जनरली कितनी ली जाती है, मान लेते हैं ये बहुत छोटा सा पार्ट है तो मैं यहाँ से पूरा मार्क कर देता हूँ। इसे 2 या फिर 3 मीटर के अप्रॉक्स लिया जाता है ना, क्योंकि हमें, मान लो आपने किसी डिस्टेंस पे इसे रेंजिंग रॉड को रखा और हम देख रहे हैं दूर से, तो थोड़ा ऊंचाई में दिखना चाहिए ना कि अच्छा हाँ ये पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूँ सर्कुलर ही होता है तो ये जो होगा ये 30 mm क्या होगा। ठीक, चलो, और यहाँ पर एक और बात आप लोग इम्पोर्टेंट नोट कर लेना कि टॉप जो होना चाहिए वो रेड एंड वाइट। टॉप जो होना चाहिए वो रेड, उसके बाद वाइट वाइट। डन, यहाँ तक सब बातें हो गई। अब एक और रॉड आता है हमारे जीवन में जिसे हम कहेंगे ऑफसेट, ऑफसेट रॉड। कुछ नहीं होता है, ये एग्जैक्टली ऐसा ही रेंजिंग रॉड जैसा ही होता है। डिफरेंस कहाँ आता है वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हम देखें कि इट इज सेम एज रेंजिंग रॉड, बट टॉप पे, टॉप पे अगर देखेंगे एक शॉर्ट ओपनिंग दी जाती है, ओपनिंग रिंग दी जाती है जिसमें हम हुक बांधते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको दिखा दूंगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आपको मैं इन सब की इमेजेस भी दिखा दूंगा। सेम एज रेंजिंग रॉड, same as ranging rod, but at top, but at top where a short short open ring, open ring recessed recessed hook is provided, hook is provided। Next is plumb bob, blue color। नहीं नहीं, प्लम बॉब, ब्लॉब का ब्लू कलर नहीं होता है, ये होता कुछ नहीं है। वो आपने बचपन में आप लोग लट्टू खेलते थे ना, लट्टू, हाँ वही, जो लट्टू ऐसा शेप होता था कुछ ओनियन टाइप का, उसमें आप ऐसे थ्रेड लपेटते थे और फिर फेंकते थे उसे। एग्जैक्टली प्लम बॉब वैसा ही दिखता है, बट इट इज मेड ऑफ स्टील, मेड ऑफ स्टील इन कोनिकल शेप,
इन कोनिकल शेप क्या काम आता है इसका? काम आता है इट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी हैव टू डू सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या होता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे तो नाम ही बता रहा है, जब आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एकदम सेंटर पे रखना हो, क्योंकि जो लेवल होता है, जो ग्राउंड सरफेस है, वो क्या होता है, इरेगुलर होता है ना। तो सेंटरिंग के काम, जब भी आपको सेंटरिंग करना हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो प्लम बॉब का हम यूज कर सकते हैं। और का क्या काम हो सकता है इसका? चेक टू check about vertical position of a rod, to check about vertical position of rod। तो अब ये दिखता कैसा है, लट्टू जैसा। मैं थोड़ा सा बनाने का ट्राई करता हूँ। ये ऐसा हुआ, फिर यहाँ पर छोटा सा ऐसा कुछ होगा। कोनिकल शेप बनाना है तो कोनिकल शेप तो बन ही जाता है। ये कुछ बना दिया यहाँ पर ऐसा, ठीक है, कोनिकल शेप का बना दिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लम बॉब कहते हैं। अब इसकी लेंथ भी देख लेते हैं, मेजरमेंट क्यों कैसे भूल गए हम लोग। यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता, ये कोनिकल ही होता है ना, एकदम शार्प पॉइंटेड। तो अगर मैं बात करूँ ये प्लम बॉब की, ये होता है 50 mm। 50 mm इसकी लेंथ होती है। अब ये प्लम बॉब है तो इसका वेट भी होगा। कोनिकल शेप है, ये स्टील का बना हुआ है पूरा, तो यहाँ इसका वेट होगा। इस वेट लेते हैं इसका 2 न्यूटन टू 5 न्यूटन के अप्रॉक्स। कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। और ये थ्रेड बंधी रहती है, ये थ्रेड एकदम स्ट्रेट ही होती है। उस थ्रेड का यूज करके हम इस पॉइंटेड निप को ग्राउंड की तरफ ऐसे फेंक देते हैं। ये अपने आप आपको समझ में आ जाता है कि ये सेंटरिंग हुई है कि नहीं हुई है। ये आपको मैं दिखाऊंगा आगे, जब हमें सेंटरिंग का काम आएगा तब वहां आपको बताऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊं। ठीक। और यहाँ पर और कुछ डेफिनेशन यूज हो सकती है। एक सिक्स डेफिनेशन लिख लो आप। सिक्स इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज होता है जिसको हम कहते हैं क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्लिनोमीटर क्या होता है? ये एक तरह का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज टू मेजर द स्लोप, यूज टू मेजर द मेजर द एंगल ऑफ स्लोप। ठीक है, इसका मैं आपको ज़रूर एक बार दिखा दूंगा कि, क्योंकि ये आपने नया सुना होगा, बाकी सब तो आप सुन चुके होंगे। ऑफसेट रॉड, प्लम बॉब, ये सब है ना, कॉलेज में आपने देखा भी होगा। कुछ लोग थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर वाले देख भी रहे होंगे प्लम बॉब क्या होता है, ऑफसेट रॉड भी क्या होता है। ये क्लिनोमीटर क्या होता है इसका मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा दूंगा अगली क्लास में, है ना। अभी आप पहले इतना लिख लो कि ये हमने बात कर ली किसकी, क्लिनोमीटर की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि चेन और टेप की बात कर रहे हैं। एक हमारा पीछे चेन रह गया था, मेट्रिक चेन। उस मेट्रिक चेन की हम लोग यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ते रहेंगे, है ना। मेट्रिक चेन रह गई थी, इसलिए रह गई थी क्योंकि यहाँ पर मेट्रिक चेन के बारे में आपको पूरा मुझे बताना है। तो मेट्रिक चेन की जो लेंथ होती है वो 20 मीटर या फिर 30 मीटर ले सकते हो आप, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मेट्रिक चेन जो है वो मोस्टली सर्वे के केसेस में मोस्टली हम मेट्रिक चेन यूज करते हैं, इसीलिए इसे मेट्रिक सर्वे चेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये इसे हम कैसे बना सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हो। ज़्यादा प्रिसीजन ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ मेजरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, ये मेजरमेंट का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में बोलते हो कि आपको सर्वेइंग पसंद है, तो वो ये सब बातें आपसे, जो बारीकी बात होती है छोटी छोटी, वो आप थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप वो चीज़ लिखते जाओ। ये हैंडल होता है, ये हैंडल होता है। उसके बाद कुछ ऐसा शेप का होता है, ये हो गया। फिर यहाँ पर एक ऐसे लगा रहेगा,
फिर इसके आगे इस पे एक हुक होगा, ये हुक आगे वाले लिंक के लिए है। फिर पूरा काम खत्म। अब तो सिर्फ ये ऐसे ऐसे जाएगा सीधा सीधा। फिर यहाँ पर एक और हुक आया, फिर इसे आपने कनेक्ट कर दिया किससे, एक और, ये हुक हमारा कंप्लीट। फिर यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग आएगी, एक ये सर्कुलर रिंग आई, उसके बाद अंदर फिर यही रहेगा, फिर उसके बाद एक और कुछ ऐसा, फिर आप आगे ऐसे बना दो। है ना, बना रहे हो ना आप लोग साथ में, बना लो साथ में बना लो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बना सकते हो आप, या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अब यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, कोई चेंज, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बाकी बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको ये डायमेंशन से याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बीच में ऐसा ज़रूरी नहीं है, बीच में बहुत सारी लिंक हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतनी छोटी ही होती है, बहुत सारी रिंग हो सकती है। अब सब रिंग बना के हम कर भी क्या लेंगे, क्या ही हो जाना है, कुछ नहीं होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बना लो, जो हमारे काम का है उतना मैंने बना दिया है, बाकी तो यूज़ का है भी नहीं, बाकी तो यूज़ का है भी नहीं। फिर ये ऐसा और ये लीव जैसा कुछ, ये, तो ये सब चीज़ें हमारी हो गई। अब यहाँ पर इन सब की मेजरमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ से मेजरमेंट लिख लो। देखो, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ तक, सेंटर पॉइंट तक बेटा, है ना, सेंटर पॉइंट तक, मिड पॉइंट तक, यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये डायमेंशन है 200 mm, दिस इज 200 mm, एंड दिस इज यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, दिस पॉइंट से यहाँ तक, इट इज 74 ±1 mm। ना, ये हैंडल है, ये हैंडल है, हैंडल है। इसका डायामीटर अगर आप देखोगे तो उसे हम यूज करते हैं 6 mm के आसपास, 6 mm के पास यूज करोगे। और ये अगर डायमेंशन में चेक करूं इट इज 7, ये अगर डायमेंशन चेक करते हो इट इज 75 mm, है ना। आगे बात करते हैं, इसे हम कहते क्या है बेटा, ये हमारा होता है कॉलर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, चलो आगे बताता हूँ। ठीक, चलो यहाँ पर एक ऐसा बना लो, स्क्रीन से ही कर रहे हैं। ये जो आपको लिंक दिख रही है इसे कोई लिंक कहते हैं, ये स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल लिंक है। इसका है जो डायमीटर होगा वो 4 mm के बराबर होगा, 4 mm के बराबर। तो मुझे यहाँ पर दो लिंक बनानी थी, इसीलिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक, यानी मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की मिड पॉइंट की जो लेंथ होगी, एक लिंक की लेंथ, ये 200 mm, 200 mm, दिस इज 38 mm, सब mm में ही है मेजरमेंट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक भी लिख लो, इट इज 58 mm, दिस इज 58 mm, हो गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम मैट्रिक चेन में बात कर रहे हैं बेटा, जब आप मेजरमेंट करोगे तो यहाँ याद रखना कि यहाँ हैंडल्स भी यूज किए जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, यहाँ से, यहाँ आप लिख लो हैंडल आर ऑल्सो गेट इंक्लूडेड। मेजरमेंट में हैंडल्स भी हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे किया है।
ठीक है, और भी हैं, और भी इसके इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो आपको याद करना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कौन सा आईएस कोड इसके लिए यूज किया जाता है, एज पर आईएस कोड 14921970, अगर मैं बात करूं 1970, द सर्वेइंग चेन the surveying chain are of 4 different length, 4 different length। पहला होगा chain of length 5 मीटर, ठीक है। सेकंड होगा, और यहाँ याद रखना कि 25 लिंक्स यूज करेंगे हम, 25 लिंक्स, इट इज 10 मीटर की, 10 मीटर हो सकता है तो यहाँ पर हम 50 लिंक्स यूज करेंगे। और सी हो गया 20 मीटर की लेंथ ऑफ चेन, तो यहाँ पर 100 लिंक्स हो जाएगा भाई। और यहाँ फोर्थ में बात करते हैं तो 30 मीटर की हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, विच इज 150 लिंक्स। तो यहाँ पर अगर आप 20 मीटर या 30 मीटर ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग 100 लिंक्स और 150 लिंक्स आएगा, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखवा देता हूँ मैं आपको, फॉर 20 और 30 मीटर, फॉर 20 और 30 मीटर brass ring brass rings at every meter, at every meter, है ना, यानी हर एक मीटर में, हर एक मीटर में एक ब्रास रिंग आपको मिलेगी, और एक टैलीज मिलेगा आपको, टैलीज मिलेंगे एट एवरी 5 मीटर, 5 मीटर। तो यहाँ पर बस आपको इतनी बात देखनी थी, ठीक है, इतनी बात आप लिख लो। और आज के लिए बस इतना ही। हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से टाइप के एरर्स होते हैं, एरर्स को हटाने के लिए करेक्शन हम कैसे यूज करेंगे, क्या होगा वो करेक्शन, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे, वो सब हम बात अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।